हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बजट का तीसरा लेक्चर लेंगे। इसके पहले हमने आर्थिक समीक्षा के 3 लेक्चर और बजट के 1 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक। और इस यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को आज ही आप लोग लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। परीक्षा मंथन ऑफिशियल टारगेट यूपीपीसीएस बैच चला रहा है 2021 के लिए 13 जून को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए, ठीक। और इस पे आपको संविधान, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी क्लासेस के लेक्चर्स क्रमवार सिलसिलेवार ढंग से आपको मिलेंगे, ठीक। हम आशा करते हैं कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। इसके लिए आप इसको डेली रूटीन वे में आप इसको फॉलो करेंगे, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं बजट की इस दूसरे लेक्चर की। तो बजट, जैसा कि कल आपको बताया गया कि बजट में के पेश होने की प्रक्रिया क्या है, बजट है क्या, बजट किस किस प्रक्रियाओं के दौरान गुजरते हुए फाइनली चर्चा करते हुए पास होता है। बजट में जनरली क्या होता क्या है कि पुराने वित्तीय वर्ष के लेखा जोखा होते हैं। साथ ही साथ इसमें मोटा मोटी अगर आप देखा जाए तो 3 साल का डाटा रहता है। एक तो पिछले साल का और इस साल करंट ईयर का, और फ्यूचर्स में हम क्या एक्सपेक्ट कर रखे हैं इसके बारे में, ठीक। जैसे कि बजट के बारे में आप जानते होंगे, बजट का इतिहास 1860 से हम लोगों ने बताया। औपनिवेशिक शासन काल में जिस हिसाब से बजट पेश होता था। देन आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत की जब से भारत की स्वतंत्रता हुई तो 1950 के बाद जब पहला चुनाव हुआ तो पहले चुनाव के बाद चुनी गई सरकार की पहली जो बजट पेश हुई उसको सीडी देशमुख साहब ने पेश किया था, ठीक। और फिर जनरली ये शाम के 5 बजे पेश होता था, फिर 11 बजे सवेरे पेश किया जाने लगा। यशवंत सिन्हा उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री थे। ये बात है सन 2001 की। एनडीए गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री के शासन काल में ये बात हुई थी, ठीक। ये तो बजट के इतिहास के बारे में हुई थी। बजट के किस किस संगठन के द्वारा वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के जो बजट डिवीज़न, जो कि इसका नोडल एजेंसी है, वो इसमें मुख्य भूमिका प्ले करता है। और मुख्यतः इसमें लोकसभा का ज़्यादातर योगदान है, जितना कि राज्यसभा का नहीं है। राज्यसभा सिफारिशें करता है, जनरली ये है कि उस सिफारिश को माना ही जाए। वो सिफारिशें मान्य भी हैं और कई बार से कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। जनरली 14 दिन का एक टाइम लिमिट है कि उस 14 दिन के टाइम लिमिट तक ही राज्यसभा में वो बजट रह सकता है। उसके बाद वो फिर से लोकसभा में बैक आ जाता है और उसको हम पास मान लेते हैं। भारत सरकार के जो वित्त मंत्रालय में एक जो बजट पेश किया जाता है उसकी एक टाइम लिमिट है 75 दिन। मतलब पेश होने से लेकर के और फाइनली ये पब्लिक होने तक इसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो है 75 दिन का। 75 दिन का टाइम पीरियड होता है। आज हम बात करेंगे, ये सब पुराने लेक्चर्स की बात है जो आपको जोड़ने के लिए कही गई, जिससे आप आज की क्लासेस से जुड़ जाइए कि बजट की पुरानी क्या क्या बातों पे चर्चा हुई है। आज हम बात करते हैं आयकर विभाग के द्वारा एक प्रणाली लागू की गई है, उसे कहा जा रहा है फेसलेस प्रणाली। आयकर विभाग ने 13 अगस्त 2020 को फेसलेस प्रणाली लागू की। फेसलेस मतलब फेस जो डायरेक्ट हमारा कम्युनिकेशन है, फिजिकल कम्युनिकेशन है कि एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग से कम्युनिकेट करने के लिए डायरेक्टली उसको भौतिक रूप से फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है, ठीक। तो उसे फिजिकल कम्युनिकेशन करते हैं। यहाँ पे फिजिकल कम्युनिकेशन के ऑप्शंस की बात हो रही है। यहाँ ये जो टोटल प्रोटोकॉल है वो डिजिटली ऑपरेट किया जाएगा, फेसलेस, ठीक। तो इसमें है कि जो आयकर अधिकारियों की प्रत्यक्ष उपस्थिति जो है उसकी ज़रूरत नहीं रह गई है। बहुत
ये क्यों किया गया? क्योंकि करदाताओं के साथ जो संवाद स्थापित किया जाए, उनकी बात सुनी जा सके और उनके विश्वास जीता जा सके। और नए जो 26AS फार्मूला है, ये किया गया है जो करदाता हैं उनसे संवाद स्थापित करने के लिए, ठीक, उनकी बात सुनने के लिए, उनको विश्वास दिलाने के लिए। और जो 26AS फॉर्म जो है, ठीक है, उसमें जो विवरिका है ऑलरेडी जो भरी हुई है, इन सभी के द्वारा जो कर निर्धारण में और विवादों के समाधान में जो दिक्कतें आती हैं, उसके लिए 13 अगस्त 2020 को फेसलेस प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक, देखिए जो भी अपील हो रही है इसमें आयकर का मूल्यांकन करने के लिए फेसलेस तरीके से आयकर अधिकारियों के साथ कोई भौतिक संपर्क जो है इसमें ज़रूरी नहीं है। ठीक, मतलब जो इसमें विवाद है, इन विवादों को सुलझाने के लिए आयकर अधिकारियों की जो प्रत्यक्ष उपस्थिति है वो अब्सेंट है, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये बात कहा गया है फेसलेस प्रणाली में, जो कि कब लागू की गई? 13 अगस्त 2020 को। इसके बाद 25 सितंबर 2020 को फेसलेस अपील प्रणाली शुरू की गई। ठीक है, फेसलेस अपील प्रणाली ये कब शुरू की गई? ये शुरू की गई 25 सितंबर 2020 को। ठीक, इसमें क्या कहा गया कि इससे बिचौलियों मीडिएटर्स खत्म हो जाएंगे। ठीक, मतलब कि इससे दक्षता, पारदर्शिता और निष्पक्षता आयकर के प्रक्रिया में, जो टैक्स जमा करने में जो प्रक्रिया में कई बार जो विवाद उत्पन्न होते हैं, उन विवादों से सॉल्यूशन के लिए लोग मीडिएटर्स का भी यूज करते हैं, कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं। इससे क्या होता है कि इसकी दक्षता में, निष्पक्षता में ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी, इन सभी में कमी आती है। तो इन बिचौलियों को इस प्रणाली से ख़त्म हो जाएंगे, इन बिचौलियों का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। और कर अदा करने के दौरान जो भी विवाद उत्पन्न होंगे, इनके लिए अपील करने के लिए ये एक इकाई कार्य करेगी, जिसे हम कह रहे हैं फेसलेस अपील प्रणाली। ये कब से लागू हुई? 25 सितंबर 2020 से। तो साथ में जवाबदेही। ठीक, तो आयकर विभाग द्वारा 13 अगस्त 2020 को फेसलेस प्रणाली लागू हुई और ये फेसलेस प्रणाली करदाताओं के साथ संवाद स्थापित करेगी, उनसे बात करने के लिए, उनका विश्वास अर्जित करने के लिए। और 26AS फार्मर जो ऑलरेडी विवरणी भरी हुई है, जो टेबल्स उसमें ऑलरेडी फिल्ड हैं, ठीक, उन सभी के द्वारा आयकर अधिकारी के प्रत्यक्ष प्रेजेंट की ज़रूरत इसमें नहीं है। इसलिए इसको फेसलेस करें के द्वारा इन सभी चीज़ों के द्वारा विवादों को निपटाना किया जा सकेगा फेसलेस प्रणाली के द्वारा। साथ में जो अपील करना है, उन अपील के लिए जो ट्रिब्यूनल सिस्टम के लिए, जिसमें कि जिसके द्वारा कि जवाबदेही, दक्षता और ट्रांसपेरेंसी और बरकरार हो और बेहतर हो, और बिचौलिए जो बीच में हैं उन वो समाप्त हो सके, उसके लिए 25 सितंबर 2020 को फेसलेस अपील प्रणाली लागू की गई। ठीक, तो ये बात हुई अब तक कि क्या है आयकर विभाग द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए। अब हम बात कर रहे हैं रेल रिफॉर्म्स की। रेलवे ने एक रिफॉर्म किया। देखिए, मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो, ये दो अलग अलग टेक्नोलॉजी, मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो,
ये लो कास्ट सिस्टम जो स्मॉल सिटीज़ सिस्टम्स हैं, जो स्मॉल सिटी हैं, उनमें मेट्रो के लिए लो कास्ट, लो इंफ्रास्ट्रक्चर की मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट की जाए उसके लिए कास्ट वैल्यू कम आए, उसके लिए मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो 2 टेक्नोलॉजी यूज की गई है। और 2022 तक ये कहा गया है कि एक डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर डेवलप किया जा सकेगा माल परिवहन के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं रेलवे सिस्टम की, ठीक, रेल रिफॉर्म की। बजट में रेल रिफॉर्म में ये कहा गया है, जैसा कि कल हमने बताया था कि बजट, रेलवे बजट 2017 से आम बजट के साथ पेश किया जा रहा है। उसके पहले 1924 से लेकर के 2016 तक रेलवे बजट अलग पेश किया जाता था, आम बजट अलग पेश किया जाता था। परंतु नीति आयोग के सदस्य विवेक देवराय जी की समिति की रिपोर्ट के आधार पर रेल बजट और आम बजट को एक साथ समाहित कर दिया गया। ठीक, रेल रिफॉर्म ये कहता है कि मेट्रो नियो एंड मेट्रो लाइट सिस्टम का हम यूज करेंगे जो स्मॉल सिटीज़ हैं उनमें मेट्रो को इन्फॉर्म कर उनका मेट्रो का डेवलपमेंट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इनसे लो कास्ट आएगी। ठीक, एक तो ये बात कही गई। दूसरी बात ये कही गई कि सन 2022 तक हम एक डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर डेवलप कर लेंगे। ठीक, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर मतलब जो कि माल परिवहन के लिए एक स्पेशली वो माल परिवहन यातायात के लिए होगा। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, ठीक है, किस पे फोकस है ये, माल परिवहन के लिए। ठीक, 2022 तक। और 2023 तक ये कहा गया है कि जितने भी ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक हैं, ब्रॉड गेज, स्मॉल गेज जो भी हैं, ये इसके लिए आप मतलब देख सकते हैं, ये इस छोटे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सिविल सर्विस एग्ज़ाम में इस गेज मीटर की जो 2 रेलवे पटरियों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं। तो जितनी भी ब्रॉड गेज हैं उन सभी को 100% इलेक्ट्रीफाइड कर देना है। कब तक, 2023 तक। दो 2023 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना है। ठीक, ये बात रेल रिफॉर्म में कही गई है। 2030 तक एक नेशनल रेल प्लान की बात की गई है। 2030 में नेशनल रेल प्लान, राष्ट्रीय रेल योजना, ये 2030 तक कही गई है। इसमें ये कहा गया है कि 2030 तक हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत रेलवे अवसंरचना डेवलप कर लेंगे कि 2050 में जो जनसंख्या इंडिया की होगी उसको रेल परिवहन सस्टेन कर सके। ठीक, ये नेशनल रेल प्लान में ये बात कही गई है। तो इस हिसाब से ये बात हुई कि रेलवे रिफॉर्म का कौन कौन से रिफॉर्म्स इस बजट में लाए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा आप देख रहे हैं कि मेट्रो नियो और मेट्रो लाइट, ये एक 2 टेक्नोलॉजी है जिसके आधार पर स्मॉल सिटीज़ में हम मेट्रो सिस्टम डेवलप कर पाएंगे, मेट्रो रेल परियोजना, क्योंकि इससे लो कास्ट आएगी।
2022 में ये बात की गई है डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का जो मुख्य उद्देश्य है माल परिवहन के लिए, 2022 तक इसको हम कंप्लीट करेंगे। 2023 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना है। 2030 तक नेशनल रेल प्लान, राष्ट्रीय रेल योजना। और राष्ट्रीय रेल योजना क्या कहती है? राष्ट्रीय रेल योजना ये कहती है कि 2050 में जो जनसंख्या आएगी 2050 में, उसको प्रॉपर परिवहन के लिए और उस समय तक जो माल यातायात के लिए जो आधारभूत अवसंरचना की ज़रूरत है, उसकी पूर्ति हम 2030 तक कर ले जाएं। ये हमारा उद्देश्य है। ठीक, अब हम बात करते हैं आज दूसरे, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए बजट जो आया है, ये बजट अब की बार का, ये बजट मोदी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी सरकार की जो एनडीए गवर्नमेंट है, इस एनडीए गवर्नमेंट का, मोदी गवर्नमेंट के लगातार ये 8वां बजट है। और ये जो सेकंड टर्म, ये जो गवर्नमेंट बनी है, सेकंड टर्म की गवर्नमेंट, इसका ये तीसरा बजट है। ठीक, और 21वीं सदी के लिए तीसरे दशक का ये पहला बजट है। ठीक, देखिए ये बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा 1 फरवरी 2021 को आगामी 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक के जो फाइनेंशियल वित्तीय लेन देन, पूरी फाइनेंशियल ईयर की पूरी योजनाओं के लिए, जो भी आय व्यय के लिए जो लेखांकन हुए हैं, इनके लिए पेश किया गया। ठीक, और इसको अब की बार आप जो इसकी केंद्रीय बजट की जो विषय वस्तु थी, वो थी जीवन को सरल बनाना। जो इसकी विषय वस्तु है वो क्या है? वो विषय वस्तु है जीवन को सरल बनाना। कोविड-19 महामारी के बाद पेश किया गया है ये पहला बजट, जो कि ये दिखाता है कि जीवन बनाम आजीविका में जीवन को किस हिसाब से सरकार ने प्राथमिकता दी। और आपदा पहली बार ये डिजिटली पब्लिश्ड किया गया। द फर्स्ट टाइम ये बजट डिजिटली पब्लिश्ड किया गया। फर्स्ट टाइम भारत की इतिहास में बजट को डिजिटल फॉर्म में पब्लिश्ड किया गया। ठीक है, तो ये एनडीए गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट की लगातार 8वीं बजट थी और सेकेंड टर्म जो मोदी गवर्नमेंट बनी है उसकी तीसरी बजट थी। 21वीं सदी के तीसरे दशक में यह पहला बजट था और 1 फरवरी 2021 को आने वाले वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक के वित्तीय लेन देन का इसमें लेखांकन है। विषय वस्तु इसकी यही है कि जीवन को सरल बनाना। फर्स्ट टाइम इस बजट को डिजिटली पब्लिश किया गया। इसको नोट कर लीजिए। देखिए इस आपदा को, ये जो कोविड-19 से जो आपदा उत्पन्न हुई, इस आपदा को अवसर के रूप में देखा गया था। ठीक है,
और इसमें पहली बार इस बजट में 6 स्तंभों पे बात की गई है वित्त मंत्री के द्वारा। ठीक है, 6 आपदा को आपदा में अवसर, सॉरी, इस आपदा में अवसर की संभावना को देखते हुए 6 आधार स्तंभ, 6 आधार स्तंभ की बात फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच में कही। ठीक है, कि ये 6 आधार स्तंभों पे आधारित है। ये क्या है? पहला चीज है स्वास्थ्य और कल्याण। द फर्स्ट इज द स्वास्थ्य और कल्याण, हेल्थ एंड वेलफेयर। सेकेंड, भौतिक और वित्तीय पूंजी अवसंरचना। ठीक, तो पहला है स्वास्थ्य और कल्याण और दूसरा है भौतिक और वित्तीय पूंजी अवसंरचना। तीसरा है आकांक्षी भारत का समावेशी विकास। आकांक्षी भारत का समावेशी विकास। ठीक, आकांक्षी एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं उन में, जैसे वाटर सैनिटेशन की सिस्टम है। ठीक, साथ में सिंगल यूज प्लास्टिक या फिर कचरा के प्रबंधन के लिए, आवास के लिए, मिशन पोषण के द्वारा वहाँ पे पोषण आहार की उपलब्धता के बारे में, इन सभी की बात की जा रही है। तो इसके कारण समावेशन मतलब इन सभी, मतलब केवल किसी पर्टिकुलरली मेट्रो सिटीज़ का, महानगर का नहीं है, क्योंकि भारत गांव में बसता है। पूरे गांव का समावेशी विकास हो सके, इस तरह से पूरे देश का समावेशी विकास हो सके, इसके लिए आकांक्षी भारत का समावेशी विकास की बात यहाँ पे की गई है। ठीक, दूसरी बात है मानव पूंजी का पुनः शक्तिवर्धन। फोर्थ थिंग, मानव पूंजी का पुनः शक्तिवर्धन। इसके बाद नवाचार, अनुसंधान एवं विकास। पांचवी बात की गई है नवाचार, अनुसंधान और विकास। छठी बात न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। इन 6 मूलभूत आधार स्तंभ पे हमारा पूरा का पूरा अब की बार का बजट आधारित है। और ये जो कोविड-19 के दौरान जो आपदा आई, इससे निकलने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कई पैकेज रिलीज़ किए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 बार एक बड़े अमाउंट में पैकेज को रिलीज़ किया और आपदा में अवसर देखा, मतलब मंदी से उबारने के लिए। और डिफरेंट सेक्टर्स को जो टारगेट किया गया, पहला स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा भौतिक और वित्तीय पूंजी अवसंरचना, तीसरा है आकांक्षी भारत का समावेशी विकास, चौथा है मानव पूंजी का पुनः शक्तिवर्धन, पांचवा है नवाचार, अनुसंधान और विकास, और छठवां है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। इतनी चीज़ों की बात अब की बार के बजट में की गई। बजट का अगर हम टोटल देखें कि बजट की प्राप्ति और व्यय
क्योंकि बजट जो है वो प्राप्ति और व्यय का लेखा जोखा है, तो बजट के प्राप्ति और व्यय की अगर बात की जाए, इसको लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 इसके लिए हम बात करेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जो पूरा का पूरा व्यय हुआ वो कुल व्यय कितना था? अगर इसमें कुल व्यय की बात की जाए तो ये 34 लाख करोड़ के अप्रॉक्स था। ये डाटा जनरली याद रहना चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया था। तो ये 34,83,236 करोड़, 34,83,236 करोड़, ये क्या था? कुल व्यय था 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में। 2021-22 के इस फाइनेंशियल ईयर में ये जो व्यय हुआ है ये राजस्व व्यय और पूंजी व्यय दोनों को मिला करके है। इस व्यय में अगर हम कहें तो इसमें एक हिस्सा राजस्व व्यय क्या है और दूसरा हिस्सा किसका है? पूंजीगत व्यय, मतलब कैपिटल एक्सपेंसर एंड द रेवेन्यू एक्सपेंसर, ये एक्सपेंसर की बात है। अगर राजस्व व्यय देखा जाए तो ये 29,29,000 करोड़ रुपए अब की बार दर्ज किया गया है। वहीं पूंजीगत व्यय 5,54,236 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। मतलब अगर इसको हम काउंट करें कि पूंजीगत व्यय पिछले साल के कंपैरिजन में कितना बढ़ा, तो ये पूंजीगत व्यय पिछले साल के कंपैरिजन में 26% 26% पिछले वर्ष के कंपैरिजन में बढ़ गया 26%। ये जो राजस्व व्यय हुआ इस अब हम बात करते हैं प्राप्ति की, कि राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। अब तक तो व्यय की बात हुई, अगर राजस्व प्राप्ति की बात करें तो ये कितना था? राजस्व प्राप्ति अप्रॉक्स 17,88,424 करोड़, 17,88,424 करोड़ रुपए इतने रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिले। तो ये राजस्व व्यय कहाँ से मिले? देखिए, एक तो टैक्स, हमने कल बताया था टैक्स स्ट्रक्चर, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और साथ में नॉन टैक्स। नॉन टैक्स मतलब सरकार की जो यूनिट है, पीएसयूज हैं, उनसे सरकार को जो लाभ मिलती है, डिविडेंड्स मिलता है। आरबीआई से जो सरकार को लाभांश मिलती है, सरकार को जो विदेशों से वर्ल्ड बैंक, चाहे आईएमएफ या फिर अमेरिका, यूके, इन सभी डिफरेंट कंट्रीज से जो सरकार को ग्रांट्स मिलते हैं समय दर समय, ठीक। और सरकार ने जो लोन्स दे रखे हैं उन पे सरकार को ब्याज भी मिलते हैं, जो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया है, चाहे किसी इकाई को दिया है। तो इस हिसाब से सरकार को जो रेवेन्यू होती है उसको हम नॉन टैक्स रेवेन्यू के खाते में हम जोड़ते हैं। तो टैक्स रेवेन्यू ये 15,45,000 और 396 करोड़ टैक्स रेवेन्यू थी। तो अगर इसको हम देखें टैक्स और नॉन टैक्स के फॉर्म में, तो जो टैक्स रेवेन्यू थी वो और नॉन टैक्स, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स दोनों बता दिए, मतलब दोनों जो कर है और गैर कर आय से सरकार को राजस्व में इजाफा होता है। तो ये कितना था? 15,45,396 करोड़ रुपए।
ये टैक्स रेवेन्यू जो अर्जित हुआ, और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू था वो इसके कंपेरिजन में बहुत कम था, मतलब 2,43,028 करोड़, 2,43,028 करोड़ रुपए ये नॉन टैक्स रेवेन्यू था। ठीक, तो ये रेवेन्यू जो अर्न हुई टैक्स से और नॉन टैक्स रेवेन्यू से। अब बात करते हैं पूंजीगत आय, पूंजी से कितनी आय हुई। ये पूंजी से भी जो प्राप्ति हुई है वो करीब करीब 16 लाख करोड़, मतलब 16,98,000 समथिंग, मतलब 17 लाख करोड़ के अप्रॉक्स वहाँ पे प्राप्ति हुई है। तो पूंजीगत प्राप्ति की अगर बात की जाए तो ये कितनी थी, ये थी 16,98,812 करोड़। ठीक, अब ये पूंजीगत आय कहाँ से आती है। ठीक, पहला तो ये कि जो सरकार को जो ऋण है उनसे जो आय मिलेगी ऋणों की वसूली करने से, तो पहला है ऋणों की वसूली से जो आय मिलती है। दूसरी है कि सरकार ने जो उधारी या अन्य दे रखे हैं, उधारी एंड अन्य देयता, इससे जो आय मिल रही है। और तीसरी बात, जो सार्वजनिक उपनिवेश, सार्वजनिक जो इकाई हैं, उपक्रम हैं, उनके विनिवेश से जो आय मिलती है, PSUs देखा जाए, सार्वजनिक उपक्रम, इनके विनिवेश से पूंजीगत प्राप्ति होती है। देखिए, सार्वजनिक विनिवेश से करीब करीब जो बताया गया है वो है 1,15,000 करोड़। ठीक, और जो ऋणों की वसूली है वह 13,000 करोड़ के अप्रोक्स है, और 15,06,812 करोड़ ये आपके ऋण उधारी और अन्य देता है। मतलब इस बजट में जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में कुल व्यय हुआ वो था 34,83,236 करोड़ का, जिसमें राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय की बात करते हैं। राजस्व व्यय और पूंजी व्यय। ठीक, और जब व्यय हुआ तो कुछ आय की बात करते हैं। तो जब ये जो आय है, प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति, राजस्व की प्राप्ति जो टैक्स और गैर टैक्स आय के द्वारा। ठीक, और पूंजीगत प्राप्ति जो कि ऋणों की वसूली, उधारी, अन्य देयता और सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से जो लाभ मिलते हैं उसके बारे में था। ठीक, नेक्स्ट बात अब हम इसमें करते हैं कि ये जो बजट में जो घाटा हुआ, बजट में अगर घाटे की बात की जाए, इसको नोट कर लीजिएगा या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक, कभी कभी डायरेक्ट राउंड फिगर में ये ऑप्शंस में पूछ दिए जाते हैं, इसीलिए इसको बार बार देखना जरूरी है। ठीक, क्योंकि कितना आय हुआ और कितना व्यय हुआ इसी का लेखा जोखा बजट है। तो बात करते हैं हम बजट में घाटा। ठीक, जनरली है बजट में घाटा होगा, क्योंकि सामान्यतः जो वित्तीय वर्ष होते हैं उनमें भी जो डेफिसिट्स होती है उसके पीछे ये होता है कि आय के कंपैरिजन में एक्सपेंसर ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि भारत जो है एक विकासशील राज्य है, यहाँ समावेशन के लिए ग्रामीण इकाइयों को डेवलप करने के लिए जो सोशल वेलफेयर्स वर्क चलाए जाते हैं उनमें सरकार का काफ़ी पैसा एज ए फूड सब्सिडीज़ या एक्स्ट्रा नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल, हाँ, अंत्योदय योजना, मनरेगा के लिए मिड डे मील के फॉर्म में इन्वेस्ट होता है। तो सरकार
के पास आय के कंपेरिजन में एक्सपेंसर ज़्यादा होता है, इसीलिए बजट में घाटा देखा जाता है। वर्तमान में हमने अभी आपको इसके पहले बताया कि बजट में कुल व्यय कितना हुआ, उसमें राजस्व प्राप्ति कितनी थी, राजस्व व्यय कितना था। तो अगर इस राजस्व प्राप्ति और व्यय को जो अभी बताया गया, ठीक, अगर उसको आप घटा दीजिए, मतलब 29 लाख करोड़ के अप्रॉक्स राजस्व का व्यय था और प्राप्ति कितनी थी, 17 लाख करोड़ के अप्रॉक्स थी। अगर आप उसको घटाएंगे तो 11 लाख करोड़ के अप्रॉक्स एक डाटा मिलता है। इसी को आप कहते हैं राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि राजस्व घाटा क्या है, राजस्व का जो आय है माइनस राजस्व का जो व्यय है। ठीक, ये कितना था, इसको मिटा दिया जाए, ये 11 लाख करोड़ के अप्रॉक्स था। अब की बात कितना था, 11 लाख करोड़, 11,40,576 करोड़ रुपए। अगर इसको जीडीपी के परसेंटेज में देखा जाए तो ये जीडीपी का 5.1% था। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, डायरेक्ट ये क्वेश्चन जीडीपी के परसेंटेज के फॉर्म में राजस्व घाटा कितना है, प्रभावी राजस्व घाटा कितना है, ये पूछा जाता है। देखिए, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होगा, प्रभावी राजस्व घाटा, जो राजस्व घाटा है, इस राजस्व घाटा से में से जो व्यय हमने पूंजीगत इकाइयों के निर्माण में खर्च किया, ठीक, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन में जो खर्च हुआ, ठीक, जैसे अस्पताल है, ग्राम पंचायत भवन है, ठीक, तो ये एक एसेट हैं, इनके सृजन में जो खर्च हुआ उसको आप पूरे राजस्व घाटा से घटा लेंगे तो आपको प्रभावी राजस्व घाटा मिल जाएगा। ठीक, और ये कितना है, ये आंका गया है जीडीपी का 4.1%। ठीक, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा कितना था, ये आंकड़ा है कि जीडीपी का 6.8% ये राजकोषीय घाटा होगा। राजकोषीय मतलब राजा के कोष से सरकार ने जितना धन खर्च किया है। तो वर्तमान में 2021-22 में ये और एक्सपेंस होने की चांसेस हैं। ये करीब करीब 15 लाख करोड़ राजकोषीय घाटा है। ठीक, राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत, 6.8%। और अगर रकम के फॉर्म में देखा जाए तो कितना है, 15,06,812 करोड़ रुपए। ये देखिए, जो प्राथमिक घाटा है, प्राथमिक घाटा अगर हम इसको कैलकुलेट करें कि प्राथमिक घाटा कितना होगा, तो ये 2021-22 में टोटल 3.1% है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा फाइनेंशियल ईयर, ये सभी बात कर रहे हैं फाइनेंशियल 2021-22 के लिए। ये कितना आंका गया है, जीडीपी का 3.1%। ठीक, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। जीडीपी का 5.1%, जीडीपी का 4.1%, प्रभावी राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा जीडीपी का 3.1%। ठीक, और राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8%। ठीक, प्राथमिक घाटा होता क्या है, जब राजकोषीय घाटा में से जो ब्याज सरकार देती है उसको घटा देते हैं तो हमें प्राथमिक घाटा मिलता है। मतलब प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज। ठीक, इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बजट में घाटा
जीडीपी के परसेंटेज के फॉर्म में, ठीक। राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा मिटा दिए जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं बजट में जो डिफरेंट एक्सपेंसेस हुई, उन एक्सपेंसेस में मतलब केंद्र सरकार का व्यय कितना किस सेक्टर में हुआ, ये क्रमवार हम इसके बारे में जानेंगे। पर उसके पहले ये देखते हैं कि जो पूरा रुपया है वो मैक्सिमम कहाँ से आता है। केंद्र सरकार को जो आय और व्यय होती है इस फाइनेंस ईयर में, केंद्र सरकार का जो आय है एंड व्यय, इसके बारे में कहा जाए तो केंद्र सरकार को आय रुपया आता कहाँ से है। अगर आय की बात करें मतलब रुपया कहाँ से आता है, इसके बारे में बात करें तो ये सीरीज हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है कि सबसे ज़्यादा रिसोर्स ऑफ मनी सरकार के लिए कहाँ से है, उसके बाद कहाँ है, उसके बाद कहाँ है। ये एक सीक्वेंस कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट सजाने के लिए आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो रिसोर्स है वो जीएसटी है। 6 लाख करोड़ रुपया करीब आया था दिसंबर 2020 में। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा रिसोर्स है आयकर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आफ्टर दैट इनकम टैक्स, फिर निगम कर, कारपोरेट टैक्स। उसके बाद जो तीसरा बिंदु है, या सॉरी 1, 2 एंड 3 एंड द फोर्थ बिंदु ये है कस्टम ड्यूटी, कस्टम एक्साइज, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी जो लगती है। और फाइनली कस्टम ड्यूटी 5वें नंबर पे, फाइनली सीमा शुल्क। इतना तक याद रखिए, ये आपके एग्जाम में सीक्वेंस बनाने के लिए आ सकता है कि सरकार को जो फंड आती है उसमें सबसे ज़्यादा सोर्स क्या है, जीएसटी का, देन आयकर का, निगम कर का, केंद्रीय उत्पाद शुल्क का और फिर सीमा शुल्क का। फिर इसके बाद है कि पैसा इतना जाता कहाँ है, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ हम एक्सपेंस करते हैं। अगर सरकार के फंड के एक्सपेंस की बात करें कि रुपया कहाँ सबसे ज़्यादा जाता है, तो इसके लिए एक सीक्वेंस है, वो उसको हम अभी कुछ देर बाद नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे। सीक्वेंस ये बताता है कि मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपेंस हमने कहाँ करते हैं, जैसे योजना व्यय है और साथ में जो गैर योजना व्यय हैं उनमें पेंशन में, रक्षा में, तो ये सभी चीज़ों का सीक्वेंस वाइज इसको हम देखेंगे। देखिए अगर खर्च में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा खर्च अगर रुपया जाता है तो वो है ब्याज में। सरकार जो ब्याज देती है, जो सरकार ने ऋण ले रखा है इन सभी चीज़ों पे, उस पर सबसे ज़्यादा ब्याज देने पे सबसे ज़्यादा खर्च उसका होता है। उसके बाद खर्च होता है वो है रक्षा पे, और उसके बाद सब्सिडी। इस सब्सिडी में खाद्य सब्सिडी भी आती है, फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ भी आती है, ठीक है। ये जैसे एलपीजी के थ्रू जो सब्सिडी दी जा रही है, केरोसिन ऑयल में जो सब्सिडी दी जा रही है, ठीक। अभी ऊर्जा में केरोसिन ऑयल में और एलपीजी में सब्सिडी वर्तमान में भी दी जा रही है। उसके बाद राज्यों को जो हस्तांतरित किया जाता है, जो फंड राज्यों को हस्तांतरित करते हैं उनमें, फिर परिवहन में जो खर्च होता है, इसके बाद ग्रामीण विकास, और फिर आता है नंबर पेंशन का, कृषि का, कर का, पेंशन, इसके बाद कृषि, देन कर। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि जो केंद्र सरकार का आय है, उस आय में सबसे ज़्यादा जो रिसोर्स ऑफ मनी है वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आफ्टर दिस इनकम टैक्स,
देन कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एंड देन कस्टम ड्यूटी। ये है रुपया जहाँ से आता है मुख्यतः। इसको लिख के याद जरूर कर लीजिए क्योंकि ये सीक्वेंस मिलने के लिए आ जाता है 1 2 3 2 3 4 इस तरह से। केंद्र सरकार का जो व्यय है वो रुपया जाता कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा पैसा हमारा ब्याज में जाता है, उसके बाद रक्षा में, देन मुख्यतः सब्सिडी में, फिर राज्यों को जो हस्तांतरित किया जाता है, फिर परिवहन में, ग्रामीण विकास, पेंशन, कृषि। राज्यों को हस्तांतरित जैसे कि फाइनेंस कमीशन बनती हैं तो फाइनेंस कमीशन का अपना एक रिफॉर्म होता है कि जैसे वर्तमान में 15वीं फाइनेंस कमीशन, इसके अध्यक्ष हैं NK सिंह जी। तो ये रिकमेंडेशन होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने फंड में से कितना पैसा राज्यों को हस्तांतरित करेगी उनके विकास के लिए। ठीक, इसको नोट कर लीजिए या फिर इसको, ठीक, इसको मिटा दिया जाए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो योजना व्यय हुई, जो बजट 2021-22 में जिन योजनाओं पे व्यय हुआ है, इसका अमाउंट मत जानिए पर क्वेश्चन जानने पूछ दिया जाता है कि सबसे ज़्यादा व्यय किस पे किया गया, इस पे बात किस पे किया गया। तो सबसे ज़्यादा जो व्यय हुआ है राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न जो भोजन कार्यक्रम है, उससे कहते हैं मिड डे मील। योजना व्यय, योजना व्यय में सबसे ज़्यादा MDM मिड डे मील, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, मिड डे मील। सेकंड, मनरेगा। ठीक, कई बार इनका अमाउंट भी पूछ दिया जाता है जो मेजर एक्सपेंसन है उनका। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना। ठीक, इसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन। ये एक मतलब बड़े जो एलोकेशंस हैं ये हैं। ठीक, इसके बाद जल जीवन मिशन। ठीक है, एक मिनट, इसके 3 के बाद यहाँ बीच में ये लिखिएगा, चौथा है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन 4th नंबर पे है। देन इसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है और उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा मिशन है। देन फाइनली 7वीं बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क। 7वां पे है प्रधानमंत्री आवास योजना और फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आजीविका मिशन, लाइवलीहुड मिशन, आजीविका पे। ठीक, चलिए बस इतना जानिए। तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंशन हो रहा है वो है मिड डे मील पे। ये कितना है? यह है 11,50,000 करोड़ रुपए। और इसके बाद मनरेगा पे कितना एक्सपेंस किया गया है? 73,000 करोड़ रुपए और 65,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान योजना में। 65,000 करोड़ रुपए।
ठीक। और जल जीवन मिशन में करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए एक्सपेंस किए गए हैं। 37,000, फिर इसमें करीब करीब 37,000 करोड़ रुपए, इसमें 34,000 करोड़ रुपए इस तरह से एक्सपेंस किए गए हैं। जनरली जो शुरुआत के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तक जो योजनागत व्यय हैं उनके बारे में, या कई स्टेट पीएससी में डायरेक्ट इसकी इकाई को भी पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, और साथ में ये जो सीक्वेंस है ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। मतलब 1 2 3 4 R 4 3 2 1 R 2 3 4 1, ये सीक्वेंस इस तरह से बनाया जा सकता है एग्जाम फॉर्म में। ठीक, तो योजना व्यय में सबसे ज़्यादा किस पे व्यय हुआ? राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, मिड डे मील, देन मनरेगा, देन किसान सम्मान योजना, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, शिक्षा मिशन, आवास, ग्राम सड़क और आजीविका मिशन। ठीक, इस हिसाब से हम लोग जान लिए कि अब तक कि पैसा कहाँ आता है और सबसे ज़्यादा पैसा कैसे कैसे खर्च होता है। ठीक, और बजट में जो राजस्व की जो आय थी, राजस्व का जो व्यय था, पूंजी की जो आय थी, पूंजी का जो व्यय था, हमने बजट के घाटा को जाना, चाहे राजस्व के घाटा थे, राजकोषीय घाटा था, और उसके बाद प्राथमिक घाटा था, प्रभावी राजस्व घाटा था, और इसको जीडीपी के परसेंटेज के फॉर्म में जाना। ये सभी आंकड़े इम्पॉर्टेंट हैं, इनको नोट करेंगे धीरे धीरे तो आपको मतलब सीक्वेंस में आ जाएंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहद ज़रूरी हैं। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन मेड होते हैं। अब बजट जो है वो मुख्यतः किस विषय वस्तु पे तैयार है? एक इस पे मेंस में ऐसे भी आ सकता है, प्री में डायरेक्ट इसमें क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। देखिए, बजट को जो तैयार किया गया है वो तैयार किया गया है आकांक्षी भारत। एक आकांक्षी भारत मतलब कि जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट हैं, और वहाँ पे हम स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक, वहाँ लोगों को बेहतर रोजगार, और बेहतर रोजगार मिलेगा तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड डेवलप होगा, इन सभी की हम बात किए हैं। ठीक, तो बजट मुख्यतः 3 विषय वस्तु पर तैयार किया गया है। ये क्वेश्चन हो सकता है, इसको नोट कर लिया जाए और फिर इसको मिटा देना है। बजट की अगर विषय वस्तु देखें, बजट की विषय वस्तु, ये जो बजट है मुख्यतः 3 विषय वस्तु पे तैयार किया गया। ठीक, 3 प्रमुख विषय वस्तु पे, 3 प्रमुख विषय पे, 3 मेन सब्जेक्ट। पहला क्या था? जैसा कि बताया गया था, पहला है आकांक्षी भारत। आकांक्षी भारत, इसमें बात की गई है कि भाई लोगों को रोजगार बेहतर मिले। ठीक है, रोजगार बेहतर मिलेगा तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा। ठीक, उनको एजुकेशन बेहतर मिले, शिक्षा, उनको हेल्थ बेहतर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो बेसिकली वो बेहतर मिले, हेल्थ की फैसिलिटीज़ जो हैं वो बेहतर मिले, और साथ में हेल्थ है, एजुकेशन है, और रोजगार और लिविंग स्टैंडर्ड। टोटल 4 पॉइंट की इसमें बात की गई है आकांक्षी भारत में। दूसरी बात होती है सभी के लिए आर्थिक विकास। मतलब इसमें प्रधानमंत्री जी ने ये संकेत दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। 3 बात की है। ठीक, मतलब पहला तो आकांक्षी भारत है, दूसरा सबके लिए आर्थिक विकास, सभी के लिए क्या? आर्थिक विकास। इस आर्थिक विकास में क्या बात किया गया है? सबका साथ, विकास और
विश्वास। फिर जिम्मेदार समाज, भ्रष्टाचार मुक्त कराधान सिस्टम, नीति आधारित शासन, सुशासन रहे, स्वच्छ और मजबूत वित्तीय क्षेत्र हो। तो इसमें जिम्मेदार समाज की बात की गई है, ठीक है। साथ में जो वित्तीय क्षेत्र है वो भ्रष्टाचार मुक्त हो। वित्तीय क्षेत्र जो है वो टोटल स्वच्छ हो और मजबूत हो। तो इस हिसाब से जो बजट में 3 मुख्य विषय वस्तु पे अब की बार का फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का बजट बेस्ड रहा। आकांक्षी भारत, साथ में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और भ्रष्टाचार मुक्त, स्वच्छ मजबूत फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र और एक जिम्मेदार समाज, इतने की बात की गई है। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट का एम बताया कि केंद्रीय बजट का एम क्या है। इसमें ये बात कही गई है कि डिजिटल गवर्नेंस की बात की गई, सभी को जो सेवाएं हैं उनको आसानी से डिलीवर किया जा सके, डिजिटल गवर्नेंस की बात की गई। राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए PQLI लोगों की जो भौतिक गुणवत्ता है उसमें सुधार किया जा सकेगा। और आपदा रोधक के जरिए, आप जो डिजास्टर मैनेजमेंट के जरिए जो डिजास्टर्स हो सकते हैं, जैसे बाढ़ है, सूखा है, तेज़ बारिश है, ठीक है, ओला पाला, इन सभी के द्वारा जो डिजास्टर्स डेवलप हो सकते हैं, या फिर पहाड़ी इलाकों में कई बार, या फिर भूकंप की जो स्थिति डेवलप हो जाती है, बांध जो ब्रेक हो जाते हैं, इन सभी आपदा जो जोखिम हैं, इनसे राहत के लिए हम एक मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करेंगे जिसके कारण जोखिम को कम किया जा सके। और फाइनली पेंशन और बीमा प्रवेश, जिससे सामाजिक सुरक्षा मिले। तो जो उद्देश्य है, अगर ये है विषय वस्तु, बजट की विषय वस्तु 3 प्रमुख है। आकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास, उसके बाद जिम्मेदार समाज, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, और साथ में वित्तीय क्षेत्र जो कि स्वच्छ हो और दक्ष हो, ठीक। अब बात करते हैं बजट के मुख्य एम की, लक्ष्य की। बजट का लक्ष्य या फिर एम क्या था कि फाइनेंस मिनिस्टर जी ने ये कहा है कि जो बजट है, पहला कि हम बात कर रहे हैं डिजिटल गवर्नेंस की, डिजिटल गवर्नेंस की, ठीक है। इसमें यह कहा गया है कि सभी को जो सर्विसेज हैं वो सभी आसानी से डिलीवरी हो सके, उन सभी सर्विसेज की डिलीवरी इजीली हो सके, इसके बारे में कहा गया है। फिर बात की गई राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन, राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइप लाइन, ठीक है। इसमें यह कहा गया है नेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इस पाइपलाइन, इसमें कि लोगों की जो जीवन की भौतिक गुणवत्ता है उसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट एक ढांचागत प्रक्रिया पे कार्य करेगी कि जिससे सुधार हो सके। तीसरी बात है आपदा रोधक के जरिए आपदा जोखिम को कम करने के लिए, आपदा रोधक, जिससे आपदा की जो जोखिम है वो कम हो सके। और चौथी बात यह है पेंशन और बीमा क्षेत्र, जिससे सामाजिक सुरक्षा मिले, पेंशन और बीमा क्षेत्र, जिससे क्या हो, सामाजिक
सुरक्षा, इसको नोट कर लीजिए। ये डायरेक्ट एग्जाम में या प्री में पूछे जा सकते हैं कि अब की बार के बजट का जो लक्ष्य था क्या था। डिजिटल गवर्नेंस, एक राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन, लोगों की जीवन की भौतिक गुणवत्ता को इम्प्रूव करने के लिए, आपदा रोधक कार्य, जो आपदा के जो जोखिम हैं उनको कम करने के लिए, और पेंशन और बीमा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा के लिए। ठीक, जो आकांक्षी भारत है, आकांक्षी भारत के 3 प्रमुख अंग हैं। अगर आकांक्षी भारत के जो बात की गई है उसमें 3 प्रमुख अंग क्या है। एक है कृषि, सच्चाई और ग्रामीण विकास, कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास। दूसरा है पानी और स्वच्छता। कई ऐसे आकांक्षी जिले हैं जिनमें पानी की क्वालिटी या स्टैंडर्ड, पुअर स्टैंडर्ड ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, ठीक, तो इसको भी मेंटेन किया जाएगा। और शिक्षा एवं कौशल, इन 3 बातों को, ये आकांक्षी भारत के 3 प्रमुख अंग हैं। तो ये तो हो गया बजट का लक्ष्य। आकांक्षी भारत के 3 अंग। पहला एग्रीकल्चर को फोकस करते हुए कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास। कृषि की बात की जा रही है, सिंचाई की बात की जा रही है और ग्रामीण विकास की बात की जा रही है। ठीक, दूसरा शिक्षा, और शिक्षा होगा तो फिर स्किल का डेवलपमेंट होगा, और कौशल की बात की जा रही है। और तीसरी जो बात की जा रही है वो है तंदुरुस्ती, पानी और स्वच्छता, पानी और स्वच्छता। ठीक, हेल्थ एंड हाइजीन की बात की जा रही है। तो इस हिसाब से आकांक्षी भारत जो है उसमें उसके 3 प्रमुख अंग हुए। अभी हमने बताया कि बजट 3 मुख्य विषय वस्तु पर आधारित है। फिर है कि बजट के मुख्य एम क्या हैं। फिर बजट में जो मुख्य विषय वस्तु में पहला पॉइंट है आकांक्षी भारत, वो आकांक्षी भारत के अपने खुद के 3 अंग हैं, जैसे कृषि, ग्रामीण विकास, दूसरा है शिक्षा और कौशल, और तीसरा है पानी और स्वच्छता। कृषि और ग्रामीण विकास क्या कहता है, यहीं पे लिख लीजिए, कृषि और ग्रामीण विकास। देखिए, अब की बार ये कहा गया है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सन 2022 तक कृषि जो फार्मर्स हैं उनकी आय को हमें दुगना करना है, और इसलिए अब की बार कृषि पर करीब 2.83 लाख करोड़ खर्च करने की बात की गई। ठीक, बिकॉज ये सरकार का ये कहना है कि हमारा जो मुख्य फोकस है वो मुख्य फोकस यहाँ पे है, एक तो ग्रामीणों पे है, गांव पे, रूरल्स पे, और दूसरा किसानों पे। ये हमारा मेन फोकल एरिया है। ठीक है, मतलब जो ग्रामीण गरीब हैं उन पे और हमारा किसान इस पे। ठीक, तो 2.83 लाख करोड़ खर्च करने की बात की गई है। दूसरा ये कहा गया है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाएगा। 2022 तक किसान की आय को क्या कर देंगे हम, दोगुना। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अब की बात 6.11 करोड़ किसानों को बीमा किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें कितना किया गया, 6.11 करोड़ किसानों का बीमा, किसानों ने इतना 6.11 करोड़ किसानों ने बीमा कराया।
देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है और ये कब लाई गई? ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे कोई आपदा आती है, जब भी कोई आपदा आएगी उस आपदा में चाहे वो तेज़ बारिश हो, आंधी हो, बाढ़ हो, कोई भी ओलावृष्टि हो, इन सभी आपदा में जो फसल का लॉस होता है, चाहे वो रबी की फसल है, चाहे वो खरीफ की फसल है, और अब कमर्शियल मतलब जो वाणिज्यिक साथ में जो हार्टिकल्चर के जो फसल हैं वो भी इसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं। और इसमें बहुत ही नॉमिनल रेट ऑफ प्रीमियम किसानों को देना पड़ता है। और अगर कोई ओलावृष्टि हुई या कोई भी आपदा आई और जिससे इन फसल का नुकसान हुआ तो सरकार इन फसल के लॉस की भरपाई करेगा। इसी को कहते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये लॉन्च की गई थी कब? जनवरी 2016 में, ठीक। और इसमें जैसे आप देखेंगे कि रबी की फसल है तो रबी की फसल में प्रीमियम रेट कितना है? ये है 1.5%। खरीफ के फसल में कितना है? ये है 2.% और कमर्शियल क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चर्स में कितना है? ये 5% है, ठीक। तो ये है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखिए कृषि ऋण की बात की गई है। इसी में अगर एक और कृषि में अगर एक और बात की जाए कृषि ऋण की, तो कृषि ऋण इसके पहले के फाइनेंशियल ईयर में ये 15 लाख करोड़ कृषि ऋण देने की बात की गई थी। ये पिछले वर्ष की बात है, पिछले वित्तीय वर्ष में। अब की बार इसका जो दायरा है नाउ अब ये बढ़ा दिया गया है। ये 17 लाख करोड़ के अप्रॉक्स ये दायरा रखा गया है। तो जैसे अब एक क्वेश्चन आया था मेंस में कि जो स्मार्ट गांव हैं उनके बिना स्मार्ट शहर का उद्भव या उनका एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है। तो उसमें एग्रीकल्चर के सभी पॉइंट्स को हमें दिखाना ज़रूरी है। और इनमें किसी पे जो सरकार खर्चा कर रही है या किसी पे जो योजना है इन पे भी बिंदुओं को अगर नोटेड डाउन किया जाता है तो उससे क्वेश्चंस का ग्रेविटी बढ़ जाता है। हाँ, एक चीज़ और कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो संचालन है वो कौन करता है? तो वो करता है भारतीय कृषि बीमा कंपनी, ठीक। अगर इसका संचालन पूछ लें तो संचालन कौन करता है? इसका संचालन करता है भारतीय कृषि बीमा कंपनी। भारतीय कृषि बीमा कंपनी ये इसका संचालन करती है, ठीक। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना। ये सभी कृषि में चल रहे हैं, कृषि और विकास में, ठीक। इसमें अब दूसरा बिंदु नोट करते हैं हम, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। ये योजना क्या है? जैसे नाम है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इसको कहते हैं प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा ऊर्जा उत्थान एंड महाअभियान। ये क्या कहते हैं? ये कब से लागू किया गया? अगर इसको जानेंगे तो ये 2018-19 में इसको लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री कुसुम योजना को। और इसमें यह है कि 2022 तक हम टारगेट, इसमें क्या है टारगेट, ये दिया गया है कि 2022 तक 3 करोड़ जो पंपिंग सेट हैं उनको हम सोलर पंप में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। मतलब जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मतलब हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ प्रोसीड करेंगे। और वर्तमान में 15 लाख किसानों को जो ग्रिड से इस तरह से सोलर ग्रिड से जोड़ दिया गया है और 20 लाख किसानों को और हम स्टैंड अलोन करेंगे इसके लिए। ये जनरली कहाँ पे है? जो 100 डिस्ट्रिक्ट हैं, करीब करीब 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे कि पानी की समस्या बहुत है, ठीक। तो वहाँ पे ये चीज़ को हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। इसका टारगेट ये है कि 2022 तक हम 3 करोड़ सोलर पंप
जो पंप हैं उनको हम सोलर में कन्वर्ट कर देंगे सोलर पंप के द्वारा। और प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो कि 2018-19 में लॉन्च की गई, अब इसका विस्तार कर दिया गया। अब की बार के जो बजट में है उसमें इसका विस्तार कर दिया गया है। इसको 20 लाख किसानों तक इसको हम एलोकेट लेकर के जाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ये बात है कि ये जो ग्रीन एनर्जी पे है ये कॉन्सेप्ट, इसमें सेंट्रल और स्टेट की हिस्सेदारी कितनी होती है, मतलब केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी कितनी होती है। तो ये क्या होता है, दोनों के बराबर होती है, 50-50, दोनों का इक्वल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केंद्र 75:25 या फिर 65:35 की बात की गई। सरकार वर्ष 2025 तक ख़त्म कर देगी क्या ब्रूसिलोसिस, इसे कहते हैं खुरपका मुंहपका रोग जो कि मवेशियों में होता है, इसे क्या कहते हैं ब्रूसिलोसिस। और साथ ही साथ भेड़ और बकरियों में पेस्टे देस पेरिस रूमिनेंट जिसे हम कहते हैं PPR, इसको भी ख़त्म करेगी सन 2025 तक। तो इसको नोट कर लिए हैं, ठीक। इसको ज़रा देखिए, कृषि सिंचाई और ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं जिसमें हमने कहा था 2.83 लाख करोड़ सरकार खर्च करेगी। फोकस हमारा अभी भी सरकार का किसान और ग्रामीण गरीबों पे है। 2022 तक हम किसानों की आय को दुगना कर देंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि 6.11 करोड़ किसानों ने अब तक बीमा करवा लिया है। और ये बीमा किस लिए है कि ये अगर फसल इन आपदा से ख़राब होती है तो इतना प्रीमियम देने पे सरकार इन फसल के लॉस की भरपाई करेगी और इसका संचालन भारतीय कृषि बीमा कंपनी करती है, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि सन 2025 तक किस सरकार का ये टारगेट है कि 2025 तक मवेशियों में जो कैटल्स में जो रोग होता है जिसको हम क्या कहते हैं ब्रूसिलोसिस, इसको ख़त्म कर देना है 2025 तक। और भेड़ और बकरियों में होने वाला रोग जिसे हम कहते हैं PPR मतलब ये रूमिनेंट है, द पेस्टे देस पेरिस रूमिनेंट, इसका नाम है पेस्टे देस पेरिस रूमिनेंट, ठीक। इसको ख़त्म कर देना है 2025 तक, ये सरकार का अब की बार का टारगेट है। कृत्रिम गर्भाधान का कवरेज जो वर्तमान में 30% है उसको बढ़ा के 70% करना है, इसको नोट कर लिए, ठीक। कृषि ऋण की बात अभी की जाएगी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2018-19 में, इसमें मुख्यतः क्या करना है, जो पंपिंग सेट है उनको सोलर पंप से कन्वर्ट कर देना है। 2022 तक हमारा टारगेट है 3 करोड़, ठीक है। ये क्वेश्चन इसको नोट करिए, 2022 तक हमारा टारगेट कितना 3 करोड़ का। 100 हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, जो 100 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पानी की समस्या है वहाँ पे हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है। और सेंट्रल स्टेट का जो इसमें रेशियो है वो है 50:50 के अप्रॉक्स में ही चलता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है, हम क्या बोले कि अभी कृत्रिम गर्भाधान जो करवाया जाता है उसका कवरेज क्या है। कृत्रिम गर्भाधान, इसका जो कवरेज है, जैसे वर्तमान में आप देखेंगे ये 30% है। सरकार का ये टारगेट है कि इसको इंक्रीज किया जाए और इसको हम कहाँ तक लेके जाएं, 70% तक लेके जाएं, ठीक है। तो और चारागाह को भी विकसित करना है, मतलब चारागाह को मनरेगा से विकसित करना है।
जो चारागाह है उसको डेवलप करने के लिए हम इसको मनरेगा से जोड़ेंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। दूसरी बात, 2025 तक जो दूध प्रसंस्करण क्षमता है इसको डबल करना, मतलब 53.5 मिलियन मीट्रिक टन है और इसको हम कन्वर्ट करेंगे 108 मिलियन मीट्रिक टन तक। ठीक है, 2025 में जो दूध प्रसंस्करण क्षमता वो उसको डबल करना है। ठीक, डबल करना है, इसका मतलब कितना हुआ कि 53.5 जो मिलियन टन है उससे इसको कन्वर्ट करके बड़ा करके कितना कर देना है, 108 मिलियन मैट्रिक टन, 108 मिलियन मैट्रिक टन करना है। ठीक, दूसरी बात, जो नीली अर्थव्यवस्था है उसके बारे में बात करेंगे, मत्स्य पालन की बारे में बात करेंगे। अब आने वाले नेक्स्ट क्लासेस में हम बजट के जो अन्य अध्याय हैं, जैसे कि कृषि अवसंरचना के बाद स्वास्थ्य सेक्टर्स में, शिक्षा के सेक्टर्स में सरकार ने क्या क्या किया, इस पे हम बात करेंगे। ठीक, ओके। अब आप आज ही परीक्षा मंथन के इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये क्लासेस में जितने भी बातों को बताया जाता है इसको बिंदुवार ढंग से नोट कीजिए। बजट में आज हमने जिस तरह से बताया कि डिफरेंट बजट के घाटा, चाहे फिर राजस्व की प्राप्तियां या व्यय या उनके अमाउंट या किन किन योजनाओं में सबसे ज़्यादा एलोकेट किया गया, सरकार का पैसा कहाँ से आया और सरकार का पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ पे खर्च हुआ, साथ में इस बजट का अब की बार का उद्देश्य क्या था, बजट का अब की बार का आधारभूत विषय वस्तु क्या थी, आयकर अधिनियम में जो फेसलेस अपील प्रणाली और फेसलेस प्रणाली का जो लागू किया गया है उसके पीछे उद्देश्य क्या है, किस तारीख को ये लागू किया गया है, और लास्ट कृषि एग्रीकल्चर्स में हमारा इसमें क्या क्या योगदान रहा। अब इसी बात से इस क्लास को विराम दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम मिलते हैं नए बजट के रेस्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।